हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी इलेक्टिव कोड नंबर 002 के क्वेश्चन पेपर की। सेकंड टर्म का आपका ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक कि कितने नंबर का हर क्वेश्चन होगा, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। करते हैं शुरू। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर ये होगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ सॉल्व करवाने से पहले। ठीक है, टोटल इसमें आपके 9 क्वेश्चंस हैं, सेकंड टर्म हिंदी का पेपर। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। टोटल मार्क्स आपके होंगे 40। ठीक है, आगे इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जिनको आपको पेपर अटैम्प्ट करने से पहले पढ़ना है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। ठीक इसी तरीके से आपका जो पेपर आएगा उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि आपका पूरा कंप्लीट पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होकर आएगा। नेक्स्ट है, इसमें प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जहाँ पर आपको चॉइस दी गई है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। आगे है इसमें खंड का, यानी कि क पार्ट है, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में दिए गए 3 शीर्षकों में से एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होता है आपका। इसका आंसर आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहला वाला देखिए, इसमें बारिश की वह सुबह। खा है इसमें मेरे बगीचे में खिला गुलाब। गा है विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। तो ये 3 आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, इनमें से किसी एक पर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, 150 शब्दों का एक लेखन लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी का वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं शीर्षक का नाम है बारिश की वह सुबह। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई लेख लिखना है या लेखन लिखना है तो आपको उस टॉपिक से संबंधित कुछ शब्दों को एक साथ लिख लेना होता है। जैसे कि बारिश की सुबह, बारिश से आपको क्या क्या माइंड में आएगा सोचिए ज़रा। देखिए, चाय पकौड़े, इंद्रधनुष, हरियाली, ऋतुओं की रानी होती है बारिश। ठीक है, बारिश में बिजली चमकती है, मेंढक आते हैं, बादल होते हैं और मौसम बहुत ही सुहाना होता है, और कीचड़ भी हो जाती है अगर इसका नेगेटिव पॉइंट ले बारिश का, और बारिश के मौसम में आप नाव भी चलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन शब्दों पर आपको अब क्या करना है, वाक्य बना लेना है। ठीक है, आपके लिए भी इजी हो गया काम और आपका लेख ये फटाफट से हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर सोचने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने शब्द तो पहले ही इकट्ठे कर लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ के साथ लाइक करके शेयर भी करते रहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला इसमें आपका टॉपिक है मेरे बगीचे में खिला गुलाब। सपोज़ कीजिए आपका एक बगीचा है, इसमें कोई गुलाब खिला है, तो उस पर आपको एक लेख लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित आप शब्दों को इकट्ठा करेंगे, जैसे बगीचे, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं बगीचे में, और उसकी तारीफ़ करेंगे आप अपने बगीचे की, तो आप लिख सकते हैं प्रशंसा। बगीचे में आप पानी देते हैं, पौधों की देखरेख करते हैं, रौनक लगती है बगीचे से, और गुलाब खिलने का जो पूरा प्रोसेस है कि आपने किस तरीके से गुलाब को उगाया, उसकी देखरेख की। और आपका बगीचा अगर आपके घर के आंगन में है या फिर बैक साइड में है तो उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो का वाले टॉपिक की तरह इसका भी आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, उनको एक साथ जोड़ेंगे और एक पूरा लेखन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं इसमें गा वाले टॉपिक की तरफ। आपको दे रखा है विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। ठीक है, कोई कॉर्नर है स्कूल का, वो आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में आपको लेख लिखना है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इनको इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ कि हूबहू यही क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको सेकेंड टर्म के पेपर में देखने को मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो चलिए इससे संबंधित सभी शब्दों को लिख लेते हैं। तो हो गया मेरा विद्यालय, ठीक है, उसकी विशेषताएं,
उसमें कमियां भी आ जाती हैं, खूबियां भी आ जाती हैं। प्रशंसा, सभी कोनों का जिक्र आप कर सकते हैं उसमें, और जो आपका प्रिय कोना है उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। तो जब आपके पास ये सारे शब्द आप लिख लेंगे तो आसानी से आप फटाफट से एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो ये होती है ट्रिक, जिससे कि आप आसानी से किसी भी अनुच्छेद या फिर निबंध को आसानी से लिख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 आपका 5 नंबर का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। तो इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होता है, जिसमें कि आप एक संपादक को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। कंडीशन आपको बता दी गई है, बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे ताकि बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको करवा सकूं। इसमें देखिए आपको चॉइस दे रखी है, यहाँ इधर लिखा है अथवा। ठीक है, या तो आपको संपादक को पत्र लिखना है या फिर आपको ये वाला करना है। जहाँ पर अथवा लिखा होता है वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इसको रीड कर लेते हैं हम। आपके निवासी कल्याण संघ यानी कि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बदरप्पा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम भी दे दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि आप जो भी लेटर लिखेंगे उसमें आप मेंशन कर सकें। नगर निगम नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सचिव को पत्र लिखना है पार्क के विकास के लिए। तो इसमें आप डिटेलिंग दे सकते हैं, आपका पार्क कहाँ पर है, कौन से इलाके में है, क्या क्या कमियां हैं। आप सुझाव दे सकते हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसमें जो है आपका ये 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं 5 नंबर का रहेगा आपका पत्र, और 3 भागों में ये बटा होगा। अंत और आरंभ के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर। ठीक है, और जो विषय वस्तु है उसके लिए आपको मिलेगा 3 नंबर। विषय वस्तु में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारा वर्णन आ जाएगा आपके पत्र का, और जो आपकी भाषा रहेगी उसके लिए भी आपको मिलेगा 1 नंबर। तो टोटल हो गए 5 नंबर। तो इस तरीके से आप इस पत्र को भी लिख लेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, 50 शब्दों का मतलब है यहाँ पर आपको शब्द सीमा दे रखी है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखें। और आपके रहने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर भी आपको चॉइस दे रखी है, तो आपको ये करना है या फिर ये करना है। तो सबसे पहले वाला पढ़ेंगे, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जब तक स्टोरी में कैरेक्टर्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकेगी। हर पात्र का अपना स्वभाव होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियाँ होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। चरित्र चित्रण का एक सरल तरीका यह है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करता है। जैसे श्री अनंतराम शर्मा बहुत परोपकारी व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इलाके के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि 50 शब्दों से ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसी का अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, नाटक क्या होता है। ठीक है, ये कहानी से किस प्रकार भिन्न है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला करें, अगर आपको ये आता है तो ये वाला करें। दोनों में से कोई एक प्रश्न ही आपको करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नाटक वाले का। ये देखिए, नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह लिखित रूप से दृश्यता
की ओर जाता है। यानी कि नाटक को आप देख सकते हैं जबकि कहानी को सिर्फ पढ़ सकते हैं। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, स्टोरी में नाटक में पार्ट होते हैं ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो कहानी के नाटक के कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल आपके सामने आ गए हैं। इस बात का ध्यान रखता है कौन? नाटककार। आगे इसमें है, आपको अंतर बताना था कि ये कहानी से किस तरीके से अलग है, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है। ठीक है, या तो लेखक होगा उसमें या फिर पाठक यानी कि पढ़ने वाला होगा। और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अनेक अन्य लोगों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि एक नाटक को बनाने में लेखक भी ज़रूरी है, निर्देशक यानी डायरेक्टर भी ज़रूरी है, पात्र यानी कैरेक्टर ज़रूरी है, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला। तो सभी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है नाटक में। जबकि कहानी के लिए क्या ज़रूरी है? लेखक और पाठक। आगे इसमें लिखा है कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है जबकि नाटक को केवल देखा जाता है। इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है। तो ये प्रश्न था आपका 3 अंक का। 3 अंक में आप इतना लिखेंगे आपके लिए इनफ होगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के ख पार्ट पर। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया वो क था, अब चलेंगे हम ख पर। यहाँ समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाती है, या फिर आप ये वाला करेंगे या ये वाला। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ, समय का बंधन। तो समय का बंधन से आपको समझ जाना चाहिए लिमिटेशन ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि समय का बंधन। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय का बंधन का औचित्य आपको बताना है। देखिए, जो समय होता है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी समय की सीमा होती है, जब आप लिखते हैं तब भी, अगर आपका पेपर है तो वो भी आपको लिमिटेड टाइम में करना होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है नाटक के परिप्रेक्ष्य में कि अगर नाटक लिख रहे हैं तो उसमें समय के बंधन का क्या महत्व है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप इसमें लिखेंगे इसके उत्तर में समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्यकाल की रचनाओं पर आधारित हो। ठीक है, यानी कि नाटक देखने वाला एट प्रेजेंट ही नाटक देखेगा, भविष्य में तो नहीं जा सकेगा। तो भविष्य की घटना हो, वर्तमान काल की हो या फिर भूतकाल की, सभी को नाटक में दिखाया जाता है। काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित करना होना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ते या सुनते समय हम बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटककार को इस बात का ध्यान रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना को घटित होते हुए देख सकते हैं। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यही समय का बंधन कहलाता है। तो ये वाला प्रश्न था आपका 2 अंक का। आप इतना लिखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आंसर ये होगा। अब चलते हैं इसके बी वाले पार्ट की तरफ। प्रश्न है कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आपको कहानी के कथानक के बारे में बताना है, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक एक तरीके से समरी टाइप हो गई। आगे समझ लेते हैं। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10 से 12 पृष्ठों की कहानी है।
पर इसका कथानक 10 से 12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तरीके से समरी होता है कहानी का कथानक। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी कहानीकार के हाथ में कथानक का सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुट जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। प्राय कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में इसके तत्व भी रहते हैं, इनसे कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता की शर्त यह भी होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। तो ये था कथानक के बारे में, जो कि 2 अंक का था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 50 शब्दों में इन प्रश्न के उत्तर देने हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 5। ठीक है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। चॉइस यहाँ पे आपको मिल जाती है, देखिए अथवा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। 3 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। आपको बताना है कि जो पत्रकारिता होती है, ठीक है, वो साहित्य होता है जल्दी में लिखा गया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसा है या नहीं? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तत्कालिक और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर लिखने जाने वाला लेखन है। इसके विपरीत साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। कविता, कहानी, उपन्यास साहित्यिक लेखन है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, अंतर है यहाँ पर। इसमें पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो पत्रकारिता है जल्दी में लिखा गया साहित्य नहीं है, बल्कि यह अपनी ऑडियंस को टारगेट करता है कि वो आसानी से पत्रकारीय भाषा की शैली को समझ सकें। ठीक है, आगे है इसमें, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्वकालिक, पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या फिर रिपोर्टर कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक ऐसी शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड की शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। कौन सी? पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा। जो मेन चीज़ें हैं उसकी जो हेडलाइन होती है वो सबसे ऊपर होती है और बाकी जो वर्णन होता है वो उसके नीचे लिखा होता है। उसके बाद के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको करवा दिया। अब आगे बढ़ेंगे इसमें खा वाले प्रश्न पर। ठीक है, ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी आप 2 नंबर के हिसाब से देंगे। प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर में आप लिखेंगे, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को देखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस समय के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर है अगला प्रश्न, इसी का चॉइस यहाँ पर आपको दे रखी थी।
स्तंभ लेखन क्या है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 50 से 60 शब्दों में, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3-3 नंबर के, यानी कि टोटल नंबर है 5वें क्वेश्चन के 6। ठीक है, का वाला रीड करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखें। तो आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी आप किसी का काव्य सौंदर्य लिखते हैं किसी पंक्ति का, तो उसमें 2 चीज़ें आपको शो करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। एक होता है भाव सौंदर्य, दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। आप समझ लीजिए भाव सौंदर्य क्या है? किसी पंक्ति में छुपे हुए भाव को आगे लेकर आना ही भाव सौंदर्य कहलाता है। और शिल्प सौंदर्य होता है कि उसमें कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसी भी पंक्ति के शिल्प सौंदर्य में। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं इन पंक्तियों को। ठीक है, पुलकी शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नयन नह जल बाणे, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एही ते अधिक कहो में कहा। तो इसका आपको लिखना है क्या? काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम इसका भाव सौंदर्य कि इस पंक्ति में क्या आपको बताया गया है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे इस तरीके से, भाव सौंदर्य। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने भारत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े होते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उनके मुंह से बोल निकलने बड़े कठिन प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी वे बोलते हैं कि मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने पहले से ही कह दिया है। श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण वे भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस पंक्ति का ये भाव सौंदर्य है। अब आते हैं इसके शिल्प सौंदर्य पर। ठीक है, नीरज नयन नह और मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड अलग से करवा दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंचती रहें। ठीक है, और यहाँ पर आगे इसमें देखें, नीरज नयन नह जल में रूपक अलंकार है, क्योंकि नयन को बिल्कुल कमल के समान मान लिया गया है नीरज के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है। तो कुछ इस तरीके से आप इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और भी पंक्तियाँ आपकी आ जाती हैं और आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है इसमें ख, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? आशय लिखना है। इन पंक्तियों को पहले हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भेल, से हो मधुर बोल सर्व नाही, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। तो इस पंक्तियों में क्या आशय छुपा है? देखिए, इन पंक्तियों में विद्यापति प्रेम में अतृप्ति के बारे में बता रहे हैं। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूँ, परंतु अभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो प्रेम में एक तरीके से अनसक्सेसफुल है और अपने प्रियतम को याद करती है प्रेमिका। प्रियतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, ऐसा वो बताती हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही ना हो। रूप और वाणी की चिन्ह नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है कि सच्चे प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है। ठीक है, इस पंक्ति का आशय भी यही है। और ये था आपका 3 नंबर का 3 मार्क्स का। अब चलते हैं इसके ग वाले पार्ट पर। 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत से 12 मासा के अंश में नायिका पर
अगहन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन है इसमें। ठीक है, इन मासों में नागमती की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगहन में नायिका नागमती विरहग्नि में जलती रहती है। ठीक है, विरह का मतलब होता है अलग होना। तो ये चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से रीड करना है हर चैप्टर को, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आगे हम इसमें देखिए, लिखा है इसमें, तथा भवरे और काक के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती हैं। पूस मास में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है। शीत उसके शरीर को कपाता है तो विरह उसके हृदय को। इनमें से चकई और ककुइला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा का मार्मिक वर्णन इसमें है। ठीक है, वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका के विरह को बढ़ा देता है। फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेलने में मस्त हैं, पर नायिका विरह ताप के कारण संतप्त है। तो ये प्रश्न था आपका 3 अंक का। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं। 5वां प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के 6ठे प्रश्न की ओर। ये निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में देना है और एक प्रश्न के कितने नंबर आपको मिलेंगे? 2 अंक। ये देखिए, ठीक है, का वाला रीड करेंगे। अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 2 कविताओं का वर्णन करना है, उनमें अलंकारों के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, जो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ आपको। अलंकार जो होते हैं वो काव्य शैली को बढ़ा देते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, इफ़ेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, और बहुत सी बातें आप इसमें लिखिएगा। 6ठे का खा वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ताकि फटाफट से जो हमारी वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। गीतावली में संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। वियोगावस्था यानी अलगाव। ठीक है, अलगाव किससे? माता से बच्चे का, ठीक है, या फिर प्रेमी से प्रेमिका का। तो वियोगावस्था का मतलब ही अलगाव है। तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें सुख दे रही होती हैं वो भी दुख देने लगती हैं। तो गीतावली में ये संकलित है ये पद, इनके आधार पर आपको सिद्ध करना है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या नहीं। ठीक है, आप इसके उत्तर में लिखेंगे, सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। ठीक है, उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विवल हो जाती है। वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती है। ठीक है, तो ये 2 अंक का आपका प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं। देखिए, का, खा, गा, किन्हीं 2 को आप अटैम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हो। और ध्यान रखिए, आंसर आपको देना है 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो का वाला रीड करेंगे। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखें। इसे चुनने के लिए अपने तर्क भी दें। तो जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ एक यात्रा वृतांत शैली में लिखा गया है, यानी कि उसमें यात्रा का वर्णन है, ये तो आपको पता है। जहाँ पर अमजर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है, तो आप इसके लिए क्या वे दिन लौट आएंगे ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। इसके अलावा पुरानी वापसी इत्यादि शीर्षकों का चयन आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप शीर्षक दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं उसके पीछे आपको तर्क भी देना है, तभी आपको पूरा इसमें 3 अंक मिलेगा। अगला है इसमें ख, असगर वचाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसके आंसर में आप लिखेंगे, शेर, पहचान, 4 हाथ और साजा असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से
है जिसे सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं, उसके विषय में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे हम शेर के बारे में। शेर लघु कथा में शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। यह सत्ता तभी खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। अगला है इनकी रचना पहचान। तो पहचान के बारे में आप लिख लेंगे। पहचान लघु कथा में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती है। चार हाथ में आप लिखेंगे। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है और साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर होने की दशा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको इसका 3 अंक मिल जाएगा। अगला इसमें है ग। पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों? दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। तो पारो और संभव में से आप किसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं वो आप देख लीजिएगा और इसमें आंसर लिख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है 30 से 40 शब्दों में और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है। प्रश्न का व्यापार यहाँ भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट आपको करना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे व्यापार यहाँ भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थीं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल पीले धागे बिक रहे थे। 2 अंक के लिए आपका इतना उत्तर काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर आप लिखेंगे औद्योगिकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकरण के लिए लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई, उन्हें उजाड़ा गया, वहाँ के परिवेश को नष्ट कर दिया गया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। नए उद्योगों के स्थापित होने से तथा उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला, इसको रीड करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो 9वां प्रश्न आपका टोटल 4 अंक का है। का वाला रीड करते हैं। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे लेखक विश्वनाथ ने माँ और बत्तख को ममता के आधार पर समान दिखाया है। बत्तख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बत्तखें अपने अंडों को सेती हैं। वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखती हैं। बत्तख बहुत कोमलता एवं सतर्कता से कार्य करती हैं। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। माँ भी बत्तख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों का अपने बच्चों के साथ लगाव होता है, इसलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ख। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यास मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के सालों में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रीड करेंगे। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरीके से देंगे। लेखक मालवा का उदाहरण देते हुए औद्योगिक विकास को उजाड़ की अपसभ्यता मान रहे हैं,
लेखक को लगता है कि हम गलतफहमी के शिकार हैं। यह वास्तव में विकास न होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह अपसभ्यता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें उजाड़कर मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है और मौसम चक्र को बिगाड़ दिया है। गा वाला क्वेश्चन रीड करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन पेपर के 9वें प्रश्न का गा पार्ट। शरद में ही हर सिंगार फूलता है। पितरपक्ष यानी कि पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गाँव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक लेकिन सहजता अकर्मक की है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसी आत्मकथा का वर्णन कर रही हैं और इस कथा के केंद्र में क्या है। देखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे शरद में ही हर सिंगार फूलता है और पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास गिर पड़े हों। तो आपको इसमें यही बताना था कि इस कथा के केंद्र में कौन है। तो आप लिखेंगे आगे, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। शरद में हर सिंगार का खिलना, गांव की बोली व अन्य वनस्पतियों का वर्णन लेखक विश्वनाथ द्वारा अपनी आत्मकथा विस्कोहर की माटी के माध्यम से किया गया है। इस पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर है जो लेखक का एक गांव है और एक पात्र है विश्वनाथ जो स्वयं लेखक विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा एवं शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन भी लेखक ने किया है। पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो आपका ये वाला प्रश्न भी था 2 अंक का। तो कुछ इस तरीके से आपका आज का ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए टर्म 2 के लिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, और अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो ज़रूर से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।